So good morning, everyone, and welcome to the session of today, which is Stay Creative, Stay Ahead in the Pandemic. And this is an initiative to promote the concept of My Work, My Right, brought to you with Radio Mirchi as programming head for a couple of years. He's based at Rajkot Station since 2015. He's also been senior sub-editors at Div Bhaskar. He was also as bureau chief at TV9 and as reporter at Divya Bhaskar. He's been senior reporters with Divya Bhaskar, Sandesh, has also been as an announcer at the Akashvani. With this, I would request Mr. Kuldeep to take the session with Mr. Rhythm Bhatnagar, who is the speaker for the day today. The whole idea of this session is in the uncertain times that we are living, it is very difficult and challenging in COVID-19, and we are trying to find answers from people from the creative and the entertainment industry of how we can take this ahead. So over to you, Mr. Kuldeep, and Mr. Rhythm. We would love to hear a lot of things from you today, so that our attendees who are attending today can take a lot of lessons from you. Thank you. Over to. Thank you, Angela. Thank you, Anuja. Thank you, IPPO. Thank you, Jatin bhai. So, welcome everybody. सबका स्वागत है इस वेबिनार में. So, दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं रितम भाई के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर आप फिल्म मेकिंग आपका पैशन है, अगर महबूब स्टूडियो में मुंबई के महबूब स्टूडियो में आप फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं और सॉरी टू इंटरप्ट कुलदीप जी, आप थोड़ा सा स्पीकर अपने पास में ले लेंगे. वी आर नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली. या थैंक यू. सो वेलकम, सभी का स्वागत है. अगर आप महबूब स्टूडियो में फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, अगर आशुतोष गोवारकर, कीर्तन मेहता, शशांक खेतान जैसे दिग्गज फिल्म मेकर के अंडर में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे लॉग इन हो गए हैं. तो दोस्तों, स्वागत कीजिए मिस्टर रितम भटनागर का, जिन्होंने अपने IFP के द्वारा फिल्म मेकिंग और फिल्म मेकिंग वर्कशॉप की पूरी डेफिनेशन बदल दी. रितम भाई, स्वागत है आपका. थैंक यू कुलदीप, थैंक यू सो मच. आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार. आई थिंक मैं और कुलदीप एक दूसरे को फेसबुक पे तो पिछले 4-5 साल से जानते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरेक्टिंग एंड यस्टरडे वाज द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फोन पे बात की और उनने मुझे फोन किया कि हम 5 मिनट बात करके खाली डिस्कस करेंगे और हमारा कन्वर्सेशन अच्छा खासा 1.5 घंटा लंबा चला. सो यू spoke for 1.5 hours. So many common things that we had to speak about. So very excited to join you as well. Thank you. So जो जैसे कि अपना पर्पस है कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो घर पे बैठ के भी अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रख सकते हैं. लॉकडाउन में आप लॉक हो गए लेकिन आपकी क्रिएटिविटी लॉक नहीं हो सकती. सो रितम भाई, आप अभी भावनगर में हैं और अभी किस तरह के क्रिएटिव्स आप कर रहे हैं, रचनात्मकता आप अपनी फिलहाल लॉकडाउन के पीरियड? ओके, सो मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने पर्सनली एक एम लिया था कि मैं लॉकडाउन खत्म होगा तब तक एटलीस्ट एक नया क्रिएटिव फील्ड अच्छी तरह सीखूंगा. शुरुआत तो मैंने म्यूजिक से की 2-3 दिन, मगर मुझे पता चल गया कि म्यूजिक से मैं सिंथेसाइजर बजाना मेरे बस की बात अभी नहीं है इतने दिनों में. तो मैंने पर्सनली फिर सोचा कि चलो कोई एक चीज अच्छी तरह डेवलप करते हैं. तो मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया. मैं एक्चुअली लेके आया हूँ. तो मैंने पेंटिंग्स बनाए थे. सो अभी तक मैं रोज का एक पेंटिंग बनाता हूँ एंड अराउंड 48 डेज हुए लॉकडाउन के, उसमें मेरे 48 जितने पेंटिंग्स खत्म हो गए अभी तक के. तो पर्सनली मैंने स्किल ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीजें आपको हेल्प ही करती हैं. तो जब कोई रैप सीखता है या कोई म्यूजिशियन डांस करना सीखता है, सम एवरीवन, so that's how I started learning a new skill altogether in the lockdown. But I have something more to share since मैंने एक और चीज रियलाइज की थी कि नॉर्मल डे
क्रिएटिव लोग होते हैं उनके पास लिमिटेशंस होती हैं टाइम की, तो वो लोग अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, which is usually, so for example round the year I know how to run India Film Project, I know how to how to evaluate short films, how to distribute short films, so I understand that part of it as well. But usually there is one part of business that we don't understand well, or there are multiple parts जो हमारे को नहीं पता होते, and it's very important कि ऐसे time में if we can learn something specifically about them. So मैं अपना एग्जांपल लूंगा तो मेरे को अकाउंटिंग करना नहीं आता है, मैंने कभी अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, एंड हर साल मैं अपने सीए के पास पहुंच जाता हूँ, और ये मेरा ही नहीं है, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों का प्रॉब्लम मैंने देखा है कि उनको अकाउंटिंग करना नहीं आता, वो बेसिक इनवॉइस भी वर्ड में जनरेट करके भेज देते हैं लोगों को, और बहुत ही अनप्रोफेशनल इनवॉइसेस आती रहती हैं हर बार, उनको टैक्स नहीं पता चलता, जीएसटी नहीं पता चलता, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट जीएसटी रजिस्टर्ड, सो बड़े बिजनेस उनका जल्दी काम नहीं करना चाहते। सो मैंने इस बार जो पहली चीज ये की कि मैंने एक अकाउंटिंग का कोर्स ऑनलाइन ढूंढा, और मैंने वो 10 डे का एक कोर्स किया, और फिर जाके ऑफिस से अपनी कंपनी के सारे अकाउंट्स खोले और उसमें से समझना शुरू किया, तो मुझे पता चला लेजर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट कैसे मेजर करते हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स क्या होते हैं, तो वो जब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अपग्रेडेशन बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है पर वो मेरी कोर रिक्वायरमेंट नहीं है कभी भी। तो मेरी कोर रिक्वायरमेंट है शॉर्ट फिल्म को समझना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्रिएटर्स को प्रमोट करना, वो मेरा मेजर काम है, अकाउंटिंग मेरा काम नहीं है। सो आई थिंक दैट इज one thing that I am also asking a lot of my friends कि एक skill जो आपको नहीं आता है as a creator, कई लोग होते हैं जो फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो राइट करना, they are not a good writer, so for them this can be a time to try writing, practice writing. Same, there are a lot of people who don't understand design, so especially I meet a lot of directors, producers, even event anchors, even musicians, जिनको अपने एल्बम के कवर्स, बुक के कवर्स, फिल्म के पोस्टर्स डिजाइन करना नहीं आता, तो वो लोग एक थर्ड पार्टी पे सब कुछ छोड़ देते हैं कि यार मैं एक डिजाइन कंसल्टेंट को दे दूंगा और वो बना देगा, मगर आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए डिजाइन कैसे काम करता है। आप किसी थर्ड पार्टी पे हाउ विल यू टेक अ डिसीजन, वो आपको जो भी दिखाएगा, यू शुड बी इनफ प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डिजाइनिंग, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, पैलेट क्या होते हैं, एंड ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बट ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है जो आगे जाके काम ही आने वाली है। सो आई पर्सनली टुक दिस टाइम इन लर्निंग दोज थिंग्स दैट आई फेल्ट, जो मैं नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज में आई कैन नॉट गो आउट एंड लर्न। सो मेरे लिए तो इट हैज बीन वेरी गुड। सो ऑफ कोर्स आई लर्नड अ हॉबी, सेकंड आई लर्नड अकाउंटिंग, I just learned how to run an entire CRM and a HR management system. So मैंने अपनी पूरी organization का एक HR management system और आज से एक नया CRM install किया है. So these are softwares, free softwares which are available for creative people to manage their clients much more effectively. But हमारे को ये पता ही नहीं होता because हमने कभी कोई formal training नहीं लिया है. So last 40-50 days I use this time कि क्या-क्या ऐसी चीजें हैं which will increase my productivity once the things resume to normal, and that has been helpful. In fact, I think in question answer, if someone wants to ask about क्या-क्या process easy करने के लिए softwares available हैं, I can give you a list, but there's so much available on internet that can make your life easy. And I think this is the time when you have internet, unlimited time to put on things and to learn about a lot of things. जैसे रितम आपने बताया कि क्रिएटिव लोगों को की काफी सारी परेशानियां होती हैं, तो एक क्रिएटिव लोगों की परेशानी ये भी होती है कि वो अपने काम को अच्छी तरह से कंपाइल नहीं करते हैं, उनका काम बिखरा पड़ा रहता है, अपने काम को संभाल के नहीं रखते हैं। सो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं? So, हमारे साथ बहुत होते हैं। अब तो IFP का कम्युनिटी है वो लगभग 5.5 लाख क्रिएटर्स का है। सो हम लोग इतने सारे क्रिएटर्स के रोज के रिक्वेस्ट आते रहते हैं। कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई डिजाइनर बनना चाहता है, कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, कोई हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है। तो हम लोग यूजुअली MNCs के साथ, स्पेशली पेप्सी है, कोक है, नेस्ले है, मारुति है, एक्साइड है, गोदरेज, ऐसे ब्रांड्स के साथ हम लोग राउंड द ईयर काम करते हैं उनके एड फिल्म प्रोजेक्ट्स पे। और उसके लिए हम लोग यूजुअली लोगों को बोलते हैं आप अपना पोर्टफोलियो भेजो, आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हो, हम आपको ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में सब मिलके काम करेंगे। और जब हम उनसे पोर्टफोलियो मंगवाते हैं तब होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज या तो उनके पास पोर्टफोलियो पूरा प्रिपेयर्ड होता नहीं है, शो रील नहीं होती है उनके पास, एंड उस वजह से ये होता है कि कई बार बहुत अच्छे
क्रिएटिव लोग जिनका आपके पास एक ही वीडियो है, आप उसको आप जज ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि एक वीडियो से जज कैसे करो। कई बार क्लाइंट्स के परमिशन नहीं होते उनके पास। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से हमारे को अच्छे क्रिएटिव लोगों को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते कई बार। एंड आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग दैट most of the creative people, even I've worked with so many voiceover artists or musicians और सिंगर्स, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत वियर्डली कुछ व्हाट्सएप पे घूम रही हैं चीजें, कुछ इंस्टाग्राम से उठा के आपको लिंक भेजती है, बट इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? सो अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे डिसीजंस जल्दी ले सके कोई, तो वो सबसे पहले चाहता है कि क्रिएटर उसको सबसे इजीली समझ सके ऐसी चीजें भेजे। तो आप एक ही लिंक में उनको 10 चीजें भेज दो ना, आप क्यों 10 अलग अलग लिंक भेज रहे हो उनको? आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके भेजो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजाइनर हो तो आप या फोटोग्राफर हो तो आप बोलो कि ये मेरी आर्किटेक्चर फोटोग्राफी है, ये मेरी इंटीरियर फोटोग्राफी है, ये मेरी वेडिंग फोटोग्राफी। आप ऐसे उसको डिवाइड करके भेजो। आप एक साथ 10 लिंक किसी को भेज देते हो, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर समवन टू इवन सिट एंड गो थ्रू ऑल ऑफ देम। तो एक जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वो डेफिनेटली हमारे लिए भी एज अ बिजनेस इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में इट्स पेन फॉर अस, बिकॉज लोग हमारे को सिर्फ लिंक्स भेजते रहते हैं। कोई आई थिंक एक क्रिएटर्स का ये है कि वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स मेंटेन नहीं करते हैं कई बार। वो लोग सोचते हैं कि मैं जहाँ पे भी पोस्ट करूंगा वहाँ पे आके लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मगर और द बिजनेस साइड जो डिसीजन लेने वाले हैं वो एग्जैक्टली उल्टा चलते हैं। बोलने की नहीं यार, मैं एक ही जगह जाऊंगा, देखूंगा, पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दूंगा, मैं इसको, कोई और मिल जाएगा, लोगों की कहाँ कमी है। सो आई थिंक दैट बिकम्स वन ऑफ द प्रॉब्लम अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो। सही है, या सो ये बिल्कुल सही बात आपने बताई कि सभी क्रिएटर्स को अपना जो क्रिएशन है वो कंपाइल करके रखना चाहिए, उसको डेटा को बिल्कुल अच्छी तरह से सेफ हाथों में रखना चाहिए। तो इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक बात पता चली कि आप 2014 से लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड करते आ रहे हैं 50 आवर चैलेंज में। हाँ, और जिसमें आप मतलब 37,000 लोग और लगभग 20,000 15,000 शॉर्ट फिल्म और अलग अलग तरह की मूवीज और वीडियोस आपको भेजते हैं। तो ये अलग अलग लोग, हजारों लोग वीडियो भेज रहे हैं, तो ये अब किसकी ओनरशिप किसकी है, कॉपीराइट क्या है, तो वो कैसे आप समझते हो, उसका कैसे पता लगेगा या फिर वो कैसे सुनिश्चित हो? सो इनिशियली हम लोग ये करते थे कि जो ओनर होता था, जो हमारे लिए फिल्म बनाता था, अब ये कॉपीराइट हम लोग पूरा का पूरा उन्हीं के पास रखते थे। सो अराउंड हमारे पास 11,500 शॉर्ट फिल्म्स हैं पिछले 9 साल में, जो लोगों ने IFP में बनाई है 50 आवर चैलेंज का पार्ट में। सो 50 आवर चैलेंज में उनको फ्राइडे शाम को थीम मिलता है, और उनको संडे रात तक, विच इज एग्जैक्टली 50 आवर्स के अंदर स्क्रिप्ट, शूट, एडिट और अपलोड करनी होती है अपनी शॉर्ट फिल्म। एंड हर साल इसमें अराउंड 30 से 35-40 हजार लोग पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम मोर देन 30 डिफरेंट कंट्रीज। सो इनिशियली हम लोगों ने बहुत ही सिंपल रखा था कि जो भी अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहा है उसकी पूरी ओनरशिप उन्हीं के पास है। फिर प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई कि जब हम लेके हॉटस्टार के पास जाते हैं या वूट के पास जाते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हम ये सारी शॉर्ट फिल्म सेल करें, तो हमारे को जाके इंडिविजुअल एक एक इंसान के साथ अलग से अग्रीमेंट साइन करना पड़ता था। और वो बहुत लंबा प्रोसेस था कि अगर हमारे को 500 शॉर्ट फिल्म एक साथ सेल करनी है, बल्क में लाइसेंस करनी है, तो हम वो 500 लोगों के पास जाके अलग अलग अग्रीमेंट्स यूजुअली साइन करवाते थे। और फिर हमारे को रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। सो द बेटर वे इज, कैन वी बिकम अ को-ओनर टू इट? Can we together jointly hold the copyright? So then we came out with an agreement जहाँ पे हम लोग उसके सारे कमर्शियल लाइसेंसेस जो होते हैं वो रखते हैं, हमारे पास सारे राइट्स रखते हैं। एंड फिल्म मेकर अगर चाहता है कि वो उसके साइड से उसको सेल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो दोनों के पास खाली बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ये फिल्म का लाइसेंस हम सेल कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। उसका फायदा ये हुआ कि सडनली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज डबल हो गए, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम लोग मेहनत कर रहे थे सेल करने की, अब क्रिएटर भी मेहनत कर रहा था सेल करने की, बिकॉज उसके पास भी इंसेंटिव था सेल करने का, हमारे पास भी इंसेंटिव था सेल करने का कोई सो एंड लीगली इट वाज मच मोर इजी डिवाइड फॉर अस जब हम लोगों ने ये अग्रीमेंट किया। बट वो अग्रीमेंट समझने में मेरे को अच्छे खासे 3-4 महीने लगे। आई वेंट थ्रू अ प्रोसेस वेयरइन आई मेट अ लॉट ऑफ lawyers, read a lot about it online, तब पता चला कि इसको कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मतलब मेरे पास ऐसा, मैं अभी जतिन सर को भी बता रहा था कि कोई मेरे पास लीगल वर्ड यूज करता है तो मैं ऐसा घबरा जाता हूँ कि ये क्या हो गया, कॉपीराइट और लीगल इन्फ्रिंजमेंट, वो सब मेरे को यूट्यूब के मेल से आ जाते हैं। यूट्यूब से कभी कभी ईमेल आ जाता है आपको
कि आपके वीडियो पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आ गया है, तो वो सब याद आ जाता है मेरे को। सही है। जैसे आपने YouTube की बात की, तो YouTube पे तो काफी सारे ऐसे सर्च इंजन और काफी सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉपीराइट होल्डर का कंटेंट आप अगर अपलोड करते हैं, अगर आपने कोई सॉन्ग आपने अपलोड किया जिसका लेबल राइट किसी म्यूजिक कंपनी का है, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये टी सीरीज का है या सोनी म्यूजिक का है। लेकिन क्या विजुअल पे ऐसा कोई रडार रख सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो विजुअल को पकड़ ले, जो है वो के कॉपी? सो विजुअल का अभी तक ऐसा बना नहीं है। यूजुअली विजुअल्स के साथ करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज विजुअल्स यूट्यूब पे सब कुछ एक ही जगह पर है। म्यूजिक एक बार बनता है और एक जगह पे आप पोस्ट कर लेते हो, वहां से मिल जाता है। और यूट्यूब के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 95% म्यूजिक उनके पास है। इजी होता है मिक्स एंड मैच करना। वर्सेस विजुअल्स बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पर छपे हुए हैं। आई विल से दे आर अपलोडेड एंड दे आर सो मच डिस्पर्स्ड कि विजुअल्स को एक तो कंपेयर करना टेक्नोलॉजिकली इट इज अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग थिंग, प्लस नॉट एवरीवन अपलोड। सो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे वीडियोस घूमते हैं, आप उनको यू कैन नॉट कंपेयर देम, यू कैन नॉट फाइंड देम कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, या किसी का कॉपीराइट है या नहीं है। एंड दूसरा चीज मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल्स में एक्चुअली लोग करना भी नहीं चाहते। विजुअल्स विदाउट ऑडियो डज नॉट मेक सेंस। सो अगर आप ऑडियो को पकड़ लोगे तो आपका 90% काम हो जाएगा। विजुअल्स का विजुअल्स को ढूंढना, उनको यू नो आप अगर सॉन्ग सेम है उसके ऊपर आप कितने भी विजुअल्स बना लो, आखिर लास्ट में चलता वो सॉन्ग है, वो विजुअल से उसका कोई लेना देना नहीं है टू अ पॉइंट। सो अगर कोई विजुअल चेंज करके भी डालेगा तो भी आई थिंक अगर आपने सॉन्ग को कैच कर लिया तो आपका मेजर काम वहां पे हो जाता है। सही बात है। तो एक हम जब कल बात कर रहे थे, आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था, किसी फिल्म मेकर की फिल्म नेपाल के किसी फिल्म मेकर ने कॉपी करके पूरा सेम कॉन्सेप्ट जो है वो उससे फिल्म बना ली थी। देन वो जरा शेयर कीजिए, वो काफी इंटरेस्टिंग बात थी। सो 2015 में इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में एक शॉर्ट फिल्म बनी थी। इनफैक्ट राजकोट की टीम थी जिसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। एंड दो वो एक विनिंग शॉर्ट फिल्म नहीं थी, मगर काफी नोटिसेबल, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी था। एंड उसके वो 2016 के अराउंड किसी ने उस फिल्म की नेपाल में से हिंदी में कॉपी बनाई। सो नेपाली गाय जिसने वही शॉर्ट फिल्म, गुजराती शॉर्ट फिल्म को हिंदी में पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट लेके बनाया। एंड उसके कुछ 3 या 6 महीने बाद शिरीष कुंदर ने उस शॉर्ट फिल्म को वापस से बॉलीवुड में बनाया इंग्लिश में। एंड जो नेपाली फिल्म मेकर था उसने शिरीष कुंदर के ऊपर ओपनली ट्वीट किया था और फिर लीगल केस किया था अबाउट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। एंड हम लोगों ने वो शॉर्ट फिल्म देखी नहीं थी, तो हमारे को पता नहीं था कि ये शिरीष कुंदर ने कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाई है। बट हमने जब 1 महीने बाद हमारे टीम मेंबर ने वो शॉर्ट फिल्म देखी एंड उनने मेरे को बताया कि सर ये शॉर्ट फिल्म अपनी एक शॉर्ट फिल्म से बहुत रिजेम्बलेंस है इसका। एंड हम लोगों ने सबने साथ में बैठ के जब वो शॉर्ट फिल्म को तीनों शॉर्ट फिल्म साथ में बैठ के देखे और पता चला कि अरे ये तो एक ही शॉर्ट फिल्म का कॉपी हो चुका है 3 बार अलग अलग लैंग्वेजेस में। और उसमें से एक्चुअली जिसका कॉपी हुआ है वो तो आराम से शांति से बैठा हुआ है राजकोट में, जिन दोनों ने कॉपी पे इन्फ्रिंजमेंट लगा रहे हैं। मतलब आई कुडंट बिलीव इट, कैसा कैसे हो सकता है। एंड ये कंट्रोवर्सी काफी मीडिया में भी हाईलाइट हुई थी, बट बाय द टाइम वी रियलाइज्ड, व्हिच वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 days later, तब तक there was no point of going out and making a word about it. But I remember it very specifically. आपने कल मुझे बताया था कि आपकी किसी ने पोएम कॉपी कर ली थी 2 दिन पहले, तो मुझे वहां से याद आया कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। एंड हमारे साथ एक्चुअली कॉपीराइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हमारे साथ बहुत रेगुलर चीज है, बिकॉज हमारे पास अराउंड 11,500 शॉर्ट फिल्म्स हैं इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में। एंड हम लोग वो पॉसिबल ही नहीं है मॉनिटर का शॉर्ट फिल्म डाउनलोड करके कहाँ से अपलोड कर रहा है। और लोग सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, लोग व्हाट्सएप पे उनको चला देते हैं। अगर आपने किसी ने यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड किया और उसको व्हाट्सएप पे प्ले कर दिया, व्हाट्सएप पे स्प्रेड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, सो देन हु एट द एंड नोस कि किसने शुरू किया, कहाँ से इन्फ्रिंजमेंट हुआ। क्योंकि यूट्यूब पे आपको 5,000 व्यूज आ रहे हैं, मगर आप व्हाट्सएप पे वो कई हजार बार शेयर हो चुका है एंड कई लाख लोगों ने वो देखे। सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक वो विजुअल मीडियम में इट बिकम्स स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर कैचिंग
the entire copyright infringement thing. रितम, बात करें दोबारा अपने आपके इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में, तो अलग अलग स्टेज पर 2 दिन के दौरान काफी सारे सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जिसमें एक इनिशिएटिव आप वो भी लेते हैं कि जो भी फिल्म मेकर्स है, जो क्रिएटिव हैं, उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में बताया जाए। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में शेयर कीजिए कि आपका क्या इनिशिएटिव होता है IFP में। एक चीज जो मैंने रियलाइज किया है कि जो यूजुअली फ्रीलांसर्स होते हैं, वो डिजाइनर्स हों या एंकर्स हों या फिल्म मेकर्स हों या म्यूजिशियंस हों, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग अपने बेसिक राइट्स को नहीं समझते हैं। वो लोग अपना काम किसी को भी एक ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो क्लाइंट को गूगल से डिलीवरी कर डाली, उन लोगों ने भेज दिया अपना वीडियो फाइल बना के, और कुछ भी रिटर्न में नहीं लिया। अब अगर आप देखें तो बेसिक मोस्ट ये चीज है कि आपके पास एक तो रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि आपने किसी के लिए काम किया है, एंड ये पार्ट यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं, स्पेशली जब वो कुछ नया क्रिएट करके दे रहे हैं किसी को। अगर आपने मेरे को एक असाइनमेंट दिया एक एडवर्टाइजमेंट बनाने का, और मैं आपको वो एडवर्टाइजमेंट बना के दे रहा हूँ, अगर ये बात फोन पे हुई है और इसका कोई अगर रिटर्न ट्रांजेक्शन ही नहीं है, देन इट बिकम्स अ वरी, बिकॉज यहीं से सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, यहीं से डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं लीगल में। सो मेरा एक मतलब सिंस 2014-15 आई रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रिएटर्स को बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉजेज होने चाहिए। एंड आई थिंक जो भी लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए कि आप एक पेज का तो एक पेज का, मगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जब भी आप किसी के साथ कोई भी एक कुछ नया क्रिएट करके उन्हें दे रहे हो, बिकॉज it is going to protect both of your rights. So हम लोगों ने इनिशियली ऐसा नोट किया था कि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था ऐसा, जो प्रोडक्शन ऑफिस चला रहे हैं, कि उनने किसी की सर्विस यूज की है, एंड देन 2 महीने बाद वो बंदा आके खड़ा हो जाता है कि नहीं यार ये सर्विस हुआ है, जबकि पेमेंट हो चुका होता है, कई बार कैश में हो चुका होता है पेमेंट। कई बार लोग आके बोलते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग कंपोज किया था, मगर मैंने तुम्हारे को इसके राइट्स नहीं दिए हैं, तो जो तुम अर्न करोगे वो मुझे ला के दो। सो ऐसे सब कॉर्नर केसेस बहुत होते हैं, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे कॉर्नर केसेस को यू नो वी डोंट लीव ब्लैंक स्पेस फॉर देम टू हैपन। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग एटलीस्ट एक पेज तो एक पेज का ट्रांजेक्शन कहीं पे रिटर्न उनके साथ करें। सो इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में हम लोग एक ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हर साल जो 15-20 हजार लोग फेस्टिवल अटेंड करने आते हैं, हम लोग स्पेशली 1 या 2 सेशंस ऐसे करते हैं जो उनके या तो लीगल राइट्स के ऊपर होता है या कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना उसके ऊपर होता है। स्पेशली मैंने नोटिस किया कि बॉम्बे में तो कॉन्ट्रैक्ट का कल्चर ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप किसी कॉर्पोरेट के साथ नहीं काम कर रहे। अगर 2 फ्रीलांसर्स आपस में भी काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता, बीच में कोई रिटर्न ट्रांजेक्शन नहीं, कोई ईमेल का यूज नहीं, जो भी हो रहा है वो व्हाट्सएप पे कभी कभी हो गया, अदरवाइज फोन पे भाई तू मेरे लिए बना दे, भाई तू मेरे लिए वो करते, ऐसे करके काफी सारी चीजें हो रही हैं। सो आई थिंक उससे काफी अवेयरनेस आई है, बिकॉज हमारे को काफी सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, काफी ईमेल्स आते हैं जहाँ पे लोग हमारे को मैसेज करते हैं कि सर आई एम entering into service relationship with the person, या मैं किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहा हूँ या मैं किसी के लिए डिजाइन बना रहा हूँ, एंड आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का कोई फॉर्मेट है क्या, तो आप हमारे को फॉर्मेट भेजो। तो हमने एक 2 पेज का एक बेसिक तैयार किया है, और हम लोग वो लोगों को एक डॉक फाइल है वो भेजते रहते हैं। रिटर्न गारंटी शुड बी देयर। एंड ये सिर्फ प्रॉब्लम 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस वालों की नहीं है या फ्रेशर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम है even with those people who are in the industry for 10-15 years. So even for them I think one thing that they miss is that वो लोग because उनका कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो ये समझते हैं कि कभी हमारा खराब एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये जो आपने रितम बात बताई ना कि भाई लोग अपने व्हाट्सएप से चला लेते हैं कि भाई तू मेरे लिए बना दे, और उसने बना दिया और बाद में आगे जाके इश्यू हो जाते हैं। राइट। मुझे 2 क्लासिक किस्से याद आ रहे हैं, बादशाह, रफ्तार और हनी सिंह। इन सबकी एक टीम हुआ करती थी बहुत सालों पहले। राइट। और ये लोग सभी साथ में बैठ के म्यूजिक और वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन कुछ इनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो आगे जाके इन लोगों में डिस्प्यूट हो गया कि ये मेरा क्रिएशन था, उसका हनी सिंह ने चोरी कर लिया। बादशाह बोल रहा था कि हनी सिंह ने चोरी कर लिया, हनी सिंह बोल रहा था कि रफ्तार ने चोरी कर लिया, और इन सबका डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद एक किस्सा हुआ, रफ्तार और एमी बे बंटाई, ये दोनों रैपर हैं,
तो एनीवे बंटाई ने कहा Right. कि भी मेरा गाना रफ्तार ने चोरी कर लिया, और रफ्तार बोल रहा था कि मैंने कोई चोरी नहीं की। सो ये इश्यू होते हैं जब आप रिलेशन पे काम करते हैं लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया होता है। सो ये बिल्कुल सही Right. बात है आपकी। सो तो रितम, अभी जो दौर चल रहा है, अभी तो टिकटॉक का दौर चल रहा है, अभी तो कॉपी पेस्ट का जमाना चल रहा है, तो ऐसे हाँ, में क्या हाँ। करे कि आपका कंटेंट सेफ रहे? सो अभी बहुत ही अजीब सिचुएशन है। सो बड़ी कंपनी चाहती हैं कि उनका काम कॉपी करे लोग, और फ्रीलांसर्स और छोटे लोग चाहते हैं कि उनका काम कॉपी ना हो। सो बड़ी Yeah. कंपनीज एक्चुअली चाहती हैं वो कि लोग, उनका काम तभी वायरल होगा जब लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, उसके ऊपर सॉन्ग्स बना के एक दूसरे को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे। एंड Correct. जो फ्रीलांसर है वो, अब आई थिंक दिस इज द वर्स्ट टाइम, बिकॉज वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि वो कुछ भी नया लेके आते हैं और वो तुरंत चोरी हो जाता है। एंड स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में आपको पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ से क्या आ गया, विच आई थिंक हमारे को कई बार व्हाट्सएप पे, मेरे को स्पेशली इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि सर ये पार्ट मेरा किसी ने कॉपी कर लिया, अब मैं क्या करूं उसके सामने। पर तुम क्या कर सकते हो उसके सामने? व्हाट आर यू, आपने एक सॉन्ग बना के कंपोज किया, किसी ने आपसे 2000 किलोमीटर दूर जाके उस सॉन्ग को वापस से यूज कर लिया, आपको पता भी नहीं है उसकी यूट्यूब आईडी के सिवाय वो क्या है। आप जैसे एक यूट्यूब पे छोटा सा डिस्प्यूट रेस कर सकते हो, उसके आगे क्या कर सकते हो, वो लोगों को समझ में ही नहीं आता। वो सोचते हैं कि मैं उसके ईमेल आईडी निकाल के उसको ईमेल लिखूंगा बेसिकली। सो वो लोग उधर अटके रहते हैं। और जो बड़ी कंपनीज है उनका एग्जैक्टली उल्टा फंडा है। उनका ऐसा फंड है कि भाई हम सॉन्ग बना के हर जगह डालेंगे, तुम इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक पे हर जगह हमारा सॉन्ग के ऊपर वीडियोस बनाओ, डांस करो, तुम सब्सक्राइबर गेन करो, तुम हमारे को वायरल करो। एंड जितने ज्यादा वीडियोस किसी सॉन्ग के बनते हैं आजकल, यू नो टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनीज वो उतना ज्यादा इजीली लेती हैं। तो अभी मैं जो कल आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था कि इनिशियली ये होता है कि कंपनीज चाहती हैं कि लोग वीडियो बना के अपलोड करें और वायरल हो वो वीडियोस, तो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। अब मैं ही कुछ लोगों को जानता हूँ जो डांस के वीडियोस बनाते हैं, हर नए सॉन्ग का डांस का वीडियो बना के अपलोड करते हैं। फिर एक पॉइंट के बाद वो लोग, उनके फॉलोइंग काफी बड़ी हो जाती है, और जब वो फॉलोइंग बड़ी हो जाती है तब कंपनी उन्हीं के पास आके बोलती है कि नहीं यार, यू नीड टू पे अस आउट ऑफ दिस, हमारे सॉन्ग पे डांस करके अर्न कैसे कर सकते हो। सो वो पूरा ट्रेड ऑफ सिचुएशन है कि हम सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं खुद को वायरल करने के लिए, और हमारे को यूज करती हैं कंपनीज वायरल होने के लिए। एंड जैसे ही कोई वायरल होता है तो कंपनी आके उसको बोलती है कि ओके नाउ पे अस फॉर व्हाट यू हैव बीन क्रिएटिंग। द सेम गोज अक्रॉस डिजाइन, द सेम गोज अक्रॉस फिल्म मेकिंग। हर जगह यही ऑलमोस्ट सिमिलर सीन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन to be to be following rights or to be breaking the rules, दोनों के बीच में। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा एकदम आपने कि एक तरफ हम चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो मेरे पास ही रहे, मेरा उस पे हक रहे, उसमें मेरा कंट्रोल रहे, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि मेरा कंटेंट वायरल हो, सभी लोग यूज भी करें। राइट, तो ये बहुत ही अलग तरह की नेचुरल चीज है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इंस्टाग्राम पे कुछ बना के रखता हूँ तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उसे शेयर करें, बट जैसे ही कोई मुझे क्रेडिट दिए बिना शेयर करता है तो मुझे उससे प्रॉब्लम भी हो जाता है। सो वो जो एक मेंटालिटी है दोनों के बीच में बैलेंस करना, कि या तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखते हो तो आप चाहते हो कि लोग उसके बारे में बात करें, शेयर करें। अगर वो शेयर करेंगे और आप चाहते हो कि हर बार वो आपको क्रेडिट दें, तो वो पॉसिबल नहीं है जब वो नंबर बड़ा होता है। हाँ, 5 लोगों ने शेयर किया, आप 5 को जाके इंडिविजुअली बोल सकते हो मुझे क्रेडिट दो, बट हाँ 500 लोगों ने शेयर किया तब आप क्रेडिट मांगने वाले हो। एंड आई थिंक एवरीवन हु इज इवन लिसनिंग राइट नाउ, यहाँ पे सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा ही कि जहाँ पे एक पॉइंट पे उनको कहीं ना कहीं उनके काम के लिए क्रेडिट नहीं मिला होगा। आई डोंट नो, जितने भी लोग हैं, यू कैन जस्ट कमेंट इन द चैट yes or no if it has happened with you, yes or no, we'll get to know कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो राइट में आपके चैट है, you can comment in that। सो रितम, आप लगभग एक 10 साल हो गए आपको एक फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव लोगों के साथ जुड़े हुए, लाखों हजारों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप क्लोजली देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। तो आपको फ्यूचर क्या लगता है कि अभी 2020 में हम खड़े हैं, तो आगे ये फिल्म मेकिंग कहाँ जाएगा, क्या आपको फ्यूचर लगता है? सो फिल्म मेकिंग का फॉर्म बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। एक बहुत ही फनी चीज ये हो रही है कि 10 साल पहले हमारे फिल्म मेकर हुआ करता था। तो फिल्म मेकर होता था इम्तियाज अली या सुभाष घाई या मणि रत्नम, ये होते थे फिल्म मेकर्स हमारे लिए यूजुअली, राइट। और तब फिल्म का मतलब 2 चीजें होती थी, या तो 2 या 3 चीजें होती थी। या तो फिल्म होती थी नॉर्मल जो हम थिएटर में देखने जाते थे, या फिर टेलीविजन पे जो भी आता था वीडियो जो फिल्म, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स। ये 2 या 3 चीजों के बीच में यूजुअली पूरी दुनिया फिल्म
फिल्म मेकिंग की बातें करती थी। अब पिछले 10 साल में सडनली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट यूट्यूब आ गया। यूट्यूब के वजह से बहुत सारे फॉर्मेट्स ओपन हो गए। सो कोई वाइन्स बना रहा है, वो भी फिल्म मेकर गिनता है खुद को। कोई ब्लॉगर है, वो भी खुद को फिल्म मेकर गिनता है। कोई नॉर्मल सिर्फ इंटरव्यूज लेके डालता है अच्छी तरह वीडियोस बना के, कोई कॉमेडी वीडियोस बनाता है, कोई ह्यूमर वीडियोस बनाता है, कोई कवर्स बनाता है। अब सब लोग अपने आप को धीरे 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 फिल्म मेकर्स गिन रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज एट द एंड एवरीवन इज वर्किंग इन अ सिमिलर मीडियम। सो वो फिल्म मेकर्स हैं। सो जो फिल्म मेकर की डेफिनेशन है वो बहुत चेंज हो गई है कि अब आज के तारीख में आप से पर्सन लाइक भुवन बाम जो ब्लॉग्स बनाता है, ह्यूमरस कंटेंट बनाता है, वो भी कंसेप्चुअलाइजेशन करता है, वो भी स्क्रिप्टिंग करता है, वो भी शूट करता है, वो भी एडिट करता है, वो भी उसका प्रोडक्शन डबिंग करता है, एंड वो भी उसको अपलोड करता है, रिलीज करता है थिएट्रिकली। सो टेक्निकली तो वो भी फिल्म मेकर है एक तरीके से। सो ऐसे ही जो फिल्म मेकिंग की डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड हो गई कि सडनली काफी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड सडनली मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम फिल्म मेकर्स। एंड जो नए फॉर्मेट्स आए, जहाँ हमारे पास शॉर्ट फिल्म से एक नया फॉर्मेट आ गया, डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अभी के जमाने में। हमारे पास मिनी फिल्म्स आ गया है, जो टाइम्स आ गया है, जो 60 सेकंड के वीडियोस हो, व्लॉग्स आ गए, वाइन्स आ गए। देयर आर मोर देन 200 वीडियो फॉर्मेट्स व्हिच हैव कम इन लास्ट 10 years। जो लोग भी इन फॉर्मेट्स के अंदर हैं, दे एट द एंड आर ऑल फिल्म मेकर्स। सो आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर नेक्स्ट 10 years इज दैट ये फॉर्मेट्स और एक्सपेंड होने वाले हैं। सो आपको 10 साल बाद ये दिखेगा कि सडनली देयर आर 500 formats, and much more who will identify themselves as filmmakers जो properly conceptualize करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे, शूट करेंगे, एडिट करेंगे और अपलोड करने वाले अपनी चीजों। तो आई थिंक वो जो डिफरेंस है फिल्म मेकर का टर्म, वो काफी चेंज होने वाला है। तो आपकी जो पहले एक रिक्वायरमेंट थी कि लोग या तो एजुकेशन लेके आते थे फिल्म मेकिंग के लिए, या फिर ऐसा होता था कि फिल्म स्कूल्स में पढ़ के आते थे, या असिस्ट करते थे लोगों को अलग अलग जगह पे। सो वो जो पार्ट है वो चेंज हो गया, बिकॉज आजकल मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स या तो इंजीनियर हैं, या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या आर्टिस्ट हैं, और ऐसे लोग हैं जो बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के आ रहे हैं, अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स से या प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा है, एंड शायद उनकी व्यूअरशिप भी मोस्ट ऑफ द फिल्म से ज्यादा व्यूअरशिप होती है उनकी। हालांकि यूट्यूब पे ट्रैकेबल व्यूअरशिप होती है, पर उनके वीडियोस व्हाट्सएप पे कई सालों तक फॉरवर्ड होते रहते हैं। सो वो जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, आई थिंक अब वो फिल्म मेकर वर्ल्ड 5 साल बाद तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, बिकॉज लोग अपने आप को एज अ फिल्म मेकर या तो इतना ब्रॉड हो जाएगा कि लोग अपने आप को उसमें डालना ही नहीं चाहेंगे, या फिर वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा और हम सिर्फ बॉलीवुड वालों को फिल्म मेकर बोलेंगे, बाकी सबको बोलेंगे ही नहीं फिल्म मेकर। बट आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो टर्म बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता जा रहा है। इतने ज्यादा फॉर्मेट्स आने की वजह से थिंग्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मतलब आई सी मेरे पास तो इंस्टाग्राम डीएम में इतने सारे टाइप के वीडियोस आते हैं, इतना सारा चीजें, लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं। अभी कल ही मेरे को किसी ने होम शॉर्ट फिल्म भेजी। होम शॉर्ट फिल्म मतलब घर में एक मोबाइल से एक टेक में बनाई हुई एक शॉर्ट फिल्म, उसने कुछ 45 सेकंड की मेरे को फॉरवर्ड किया। सो अब एक तरीके से उसने मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि आई एम दिस एंड आई एम अ फिल्म मेकर फ्रॉम भुवनेश्वर। तो वो एक तरीके से फिल्म मेकर भी बोलता है खुद को, और एक तरीके से उसने ऐसा कुछ बनाया है जो हमने कभी पहले देखा नहीं है, या ऑडियंसेस ने नहीं देखा, या कभी सोचा भी नहीं है कि इस चीज को हम कभी फिल्म बोलेंगे या एक वीडियो कंटेंट के अंदर लेके आएंगे, फॉर्मल वर्ड देंगे उसे। तो वैसे उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड आई थिंक प्रिटी एक्साइटिंग फॉर पीपल जो लोग भी अभी सुन रहे हैं। The next thing you should be doing is, you might be a writer, you might be not even a creative person, and you are just listening to it because you want to become one. But video is going to be a very enriching medium. I think videos as a medium are the next best medium after talk. So अगर ये हमारा जो अभी अगर हम फेस टू फेस मिलते और किसी बैंक्वेट में बैठ के बात कर रहे होते, it would have been the best experience for all. अगर हम लोग जूम कॉल कर रहे हैं, it is the second best experience. We can see each other and express ourselves. अगर ये सिर्फ एक ऑडियो कॉल होता, कॉन कॉल, it might would have been a very difficult thing for people to even understand and contemplate. So videos are much more easier to understand. मतलब वो एक ऐसा मीडियम है जो यूजुअली एक्सेल करता है दूसरे मीडियम्स के ऊपर, बिकॉज पीपल कैन सी एंड फील अ लॉट ऑफ things much more than what they can feel across audio or visual medium separately. So if you are a creator or want to become a creator, I think definitely you should do is explore videos as a medium.
आप 5 वीडियो बनाओ, भले 1-1 मिनट के, आप अपने आप को फिल्म मेकर बोलो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आप एटलीस्ट ट्राई करो वीडियो बनाने का। स्पेशली लॉकडाउन में अगर आप ट्राई कर सकते हो, इट कैन बी अ फूड वीडियो, इट कुड बी अ ट्रैवल वीडियो, इट कुड बी जस्ट अ व्लॉग ऑफ हाउ योर एवरीडे हैज बीन, but people want to listen, people want to see things right now, and this is only going to multiply in next 10 years. I think we'll note. So while he's still on the mute, Kuldeep, can you hear me? Yes, अभी अनम्यूट हो गया हूँ मैं। अब इतनी अच्छी तरह से बोल रहे थे कि मैं मग्न हो गया सुनने में। रितम, आप अपने फिल्म प्रोजेक्ट के माध्यम से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी सारा टैलेंट पुल कर रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन में आपको क्या लगता है कि जो आगे का जो समय आएगा वो क्या रहेगा? आपने काफी सारे टैलेंट पुल भी किया, आपने गुड़गांव का एक टैलेंट का एक एग्जांपल किया था। तो अभी आप मतलब क्या क्या देखते हैं कि लोग कैसे आगे बढ़ेंगे ये जब लॉकडाउन खुलेगा? हाँ, सो मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है वो डेफिनेटली क्रिएटिव लोगों के लिए तो एक तरीके से बून है वो, स्पेशली बिकॉज क्रिएटिव लोगों का जो मशीन होता है वो यहाँ पे होता है सारा, एंड इंडस्ट्री के मशीन्स बंद हो सकते हैं मगर ये मशीन तो आपके साथ 24/7 है, सो दिस मशीन इज नॉट स्लोइंग डाउन एट ऑल। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू दो चीजों के लिए। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपको अपग्रेडिंग योर स्किल्स, नॉट ओनली योर कोर स्किल्स बट आपके बिजनेस के अफिलिएट स्किल्स, कि आपको अकाउंटिंग सीखना है तो अभी आप सीख लीजिए, आपको सीखना है कि आप कैसे फॉर्मल मेल्स लिख सकते हैं क्लाइंट्स को तो अभी आप सीख लीजिए। तो वो जितना भी जो आपको काम करना है वो अभी बहुत अच्छा टाइम है सीखने के लिए। दूसरा, जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हैं क्रिएटिव फील्ड में, वो होने वाले हैं अबाउट कोलेब्रेशन। how are people going to collaborate with each other, and collaboration already last 1-2 साल से हो रहा है, but collaboration का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, एक मार्केट में जब वो होता है कि इंडिया में उसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सिमिलर लोग होते हैं, बट जब कोलैबोरेशन इंटरनेशनल होता है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सो अगर आप देखेंगे काफी सारे नए क्रिएटर्स हैं जो आजकल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं। वहाँ तो एक पर्सन जिसका वो कहीं इटली में बैठा हुआ है, वो वहाँ का थॉट प्रोसेस, वहाँ का डिजाइन सेंस, वहाँ का कल्चर आपके साथ लेके आता है, आप यहाँ का डिजाइन सेंस और कल्चर लेके उसके साथ कोलैबोरेट करते हो और बहुत ही अच्छे फ्यूजन वर्क्स बाहर आ रहा है। आर्किटेक्चर में ये हो रहा है, डिजाइन में ये हो रहा है, स्कल्पटिंग में ये हो रहा है, स्पेशली फिल्म मेकिंग में ऐसे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, म्यूजिक में ऐसे कोलैबोरेशंस ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से हो रहे हैं। तो आप देखोगे जितने भी एटलीस्ट रिसेंट पॉपुलर नेम्स हैं, ये लोग सब इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर रहे हैं। बीट इवन सिंगर सॉन्ग राइटर होते हैं, सिर्फ एक गिटार लेके वोकल्स देते हैं, वो लोग सिंगर सॉन्ग राइटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं एंड स्पेशली नए नए वीडियोस बनाते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि दो लोगों का नॉलेज एक टाइम पे अपग्रेड होता है। सो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पर्सन, अगर मैं किसी और के साथ कोलैबोरेट करता हूँ अपने ही सिटी में, अपनी ही कंट्री में, हम दोनों ऑलमोस्ट एक सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड से सिमिलर थॉट प्रोसेस लेके आते हैं। वर्सेस जब मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करता हूँ एक डिफरेंट जोन से, वो बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस। एंड मेरे स्पेशली फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब चैनल है उनका माटी बानी करके, आई डोंट नो कितने लोगों ने माटी बानी सुना होगा, बट वो लोग फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो पहले इनिशियली उन लोगों ने इंडियन फ्यूजन क्रिएट किया काफी सारा, तो इंडिया में उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया, एंड देन उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमारे को इंडियन फ्यूजन बहुत ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं एंड समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, सो हम नया क्या क्रिएट करें। सो उन लोगों ने शुरू किया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना। सो उन लोगों ने विद्या वॉक्स के साथ एक सॉन्ग परफॉर्म किया, वो जर्मन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। अभी रिसेंटली उन लोगों ने प्रदी के साथ दुबई में कोलैबोरेट किया। सो वो लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें वो सॉन्ग भी इंटरनेशनली बनता है। मतलब ये लोग बॉम्बे में से उसका बीट्स बनाते हैं, वो दुबई में परफॉर्म करता है, दुबई में कोई उसका वीडियो शूट करके देता है, जो ड्रम बजा रहा था वो ऑस्ट्रेलिया में था, उसने ऑस्ट्रेलिया में ड्रम बजाया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, इनने बॉम्बे में वोकल्स गाए और वीडियो रिकॉर्ड किया, और फाइनली जो पूरा वीडियो क्रिएट हुआ वो 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साथ लोगों को लेके आके क्रिएट किया उन लोगों ने। सो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से एक तो उनके स्किल्स अपग्रेड हो गए डेफिनेटली, बिकॉज उन्हें पता चला कि ओके कैसे लोग प्रोफेशनली कहीं काम करते हैं या कैसे कल्चरली कहीं काम करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के जमाने में।
दूसरा अ वेरी न्यू म्यूजिक गॉट क्रिएटेड बिकॉज उसके अंदर एक अरबी फील्ड भी आ रहा है, उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलियन ने अपना डिफरेंट कल्चरल फिनोमेना अंदर डाला है. So I think collaboration is the key for next 5 to 10 years and especially focus on international collaboration. और अभी ये जो टाइम है, ये टाइम है जब आप ढूंढो कि आपको ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके फील्ड में आपको इंटरनेशनली हेल्प कर सकते हैं. एंड सेम वैसे ही वहां भी लोग आपको ढूंढ रहे होंगे. आप इंस्टाग्राम पे उनको डीएम कर सकते हो, आप उनको एक फॉर्मल मेल डाल सकते हो, आप फेसबुक पे उनको मैसेज कर सकते हो एंड बोल सकते हो कि यार आई एम अ डिजाइनर बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद एंड आई वांट कि अपन लोग साथ में मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करें. मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा. तो मेरे पास है ना बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूजुअली आते रहते हैं एंड रोज के कम से कम मेरे पास 10 से 15 फिल्म प्रोफाइल्स मेरे को पर्सनली लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, या आईएफपी के ईमेल में तो रोज कम से कम हमारे को 100 ईमेल्स ऐसे होते हैं जिसमें लोगों ने अपनी सिर्फ प्रोफाइल्स डाले होते हैं कि यार मैं एक फिल्म मेकर हूँ, या मैं सॉन्ग राइटर हूँ, या मैं डिजाइनर हूँ, अभी मेरे को इसमें आगे बताओ मैं क्या करूँ, ऐसा. तो मेरे को लास्ट ईयर अराउंड जून जुलाई के आसपास एक लड़का मिला था ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, जिसने उसका एक वीडियो भेजा था और वो बाय चांस मैंने वो वीडियो देखा और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छा लगा. लाइक मुझे लगा कि ऐसा वीडियो इंडिया में क्रिएट करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं है, इतने अमेजिंग इफेक्ट्स यूज करके उसने वो वीडियो बनाया था. एंड वो लड़के, मैंने उसको पूछा भाई तुम हो कहाँ से, तो उसने मुझे बोला मैं पुलगांव से हूँ. पुलगांव इज अ स्मॉल टाउन ऑफ 4-5,000 पीपल इन महाराष्ट्र. वो मतलब बॉम्बे से 10 घंटा दूर जाके एक छोटी सी जगह है. तो मैंने उसको पूछा तुमने सीखा कैसे सब कुछ, तो उसने मेरे को बोला सर मैंने ना सब कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख देख के सीखा पूरा का पूरा, बट अब मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को लोग इंटरनेशनली जाने. तो मैंने कहा भाई तू है कितने साल का, तो सर मैं 19 साल का लड़का हूँ. और मैंने कहा 19 साल का लड़का चाहता है कि लोग इंटरनेशनली उसको जाने. तो मैंने उसको बोला यार द बेस्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड कोलैबोरेट विद पीपल. यू नो मेरे पास तो कुछ लोकल अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा मैं तुम्हारे को डेफिनेटली बताऊंगा, बट तुम कोलैबोरेट करना लोगों से और बहुत फर्क पड़ेगा. उसने कोई यूएस में और ऐसे इंस्टाग्राम से यूएस में और यूके में लोग ढूंढे जिनको उसने मैसेज डाला यूरोप में और यूएस में कि भाई आई एम अ फिल्म मेकर फ्रॉम इंडिया एंड आई एम लुकिंग टू वर्क विद यू और मेरा स्पेशलाइजेशन XYZ है, इस टाइप की एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट तो आप बताना. उसको ये यूएस से एक लड़के ने रिप्लाई किया, उसको लड़के ने बोला यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, आई एम बेस्ड आउट ऑफ लॉस एंजलिस एंड आई वांट यू टू हैव टू वर्क विद मी, बट मैं पे नहीं कर पाऊंगा. तो इस बंदे ने उसको बोला कि ठीक है तुम मुझे पे मत करो, तुम सिर्फ मेरे को मेरा एयर टिकट आने जाने का और रहने का वहां पे दे देना, आई विल फ्लाई डाउन और मैं तुम्हारे साथ काम करके पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा. सो दो चीजें हुई इससे, एक तो उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, पहली चीज. दूसरा उसने किसी और थॉट प्रोसेस वाले किसी और कल्चर के बंदे के साथ काम करके और वहां के क्लाइंट के साथ काम करके वहां की. आई थिंक थर्ड उसको एक इंटरनेशनल क्लाइंटेल भी मिला कि उसने किसी एक लॉस एंजलिस बेस्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक वीडियो बनाया. सो दिस इज व्हाट मेक्स इट अमेजिंग. अब जब वो वहां गया उसने नेटवर्क बनाया, उसको वहां दूसरे लोग मिले क्रू में जो साथ में काम कर रहे थे एंड उन लोगों ने उसको वहां पे वापस से दूसरे प्रोजेक्ट्स देना शुरू किए. तो अभी उसने मेरे को जनवरी में या दिसंबर में बताया कि वो यूएस जाके एक शूट करके आया 15 दिन रह के एंड उसके बाद उसको वापस से वहां पे 5 या 6 नए प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं काम करने के लिए. सो व्हाट मैटर्स इज योर विलिंगनेस also go out, speak about your work and collaborate. And again the documentation वाले part में I think he has got one of the best documentation that I have seen. एक प्रॉपरली मेंटेन्ड यूट्यूब चैनल जहां उसकी हर चीज का लिंक है. उसने अपने एडिटिंग स्किल्स में एक सर्टेन टाइप ऑफ एडिटिंग को अलग से हाईलाइट किया है कि ओके जब मैं ही इज नोन फॉर क्रॉसफेड एडिटिंग, तो मैं क्रॉसफेड एडिटिंग की मेरे ये एग्जांपल्स हैं, मेरे सिंपल एडिटिंग की ये एग्जांपल्स हैं, मैंने फेस्टिवल्स एडिट किए उनके ये एग्जांपल है. सो लोग उस तरीके से उस लेवल का बाइफर्केशन करके उसने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया था. जब उसने ये लिंक किसी को भेजी होगी यूएस में, उसके लिए इतना ईजी हो गया होगा समझना कि ये एग्जैक्टली क्या करता है और मेरे प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली कहाँ फिट होता है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स रियली मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. एंड मुझे लगता है कि कोलैबोरेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग अब, एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे यू शुड फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर कोलैबोरेटिंग. और ये बहुत ही मजेदार बात आपने बताई जो कि आगे भविष्य कोलैबोरेशन का होने वाला है, लेकिन लोग अपने आप को वहां रोक लेते हैं कि ये मेरा आइडिया है, अगर मैंने किसी को बताया तो वो कॉपी हो जाएगा या फिर उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा. तो ये ना सोचकर हमको ज्यादा ब्रॉड माइंड से चलना चाहिए आगे. आई थिंक
दोनों आइडिया को कैसे वो अपने पास मतलब सुरक्षित रखे कि ये मेरा आइडिया है और उसमें मतलब उसका ऐसा कुछ होता है प्रोसेस या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन या फिर कि आप आइडिया अपना जो है विचार हाँ उसको सेफ रख सकते जी, उसके बारे में तो आपको ज्यादा डिटेल जतिन भाई बता पाएंगे कि उसको कैसे सेव कर सकते हैं। बट मेरे को ये चीज क्रिएटिव में काफी बार प्रॉब्लम करता है कि एक ट्रेड ऑफ होता है। क्या आप अगर अपना आइडिया अपने पास रखोगे और अपना आइडिया अपने पास सेफ रखोगे तो आपके साथ लोग ज्यादा यूजुअली काम नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज आपका आइडिया आपने किसी से शेयर ही नहीं किया। अगर आप लोगों के साथ Correct. शेयर करना शुरू कर दोगे, सबके साथ ही शेयर करोगे, देन इट बिकम्स टू इजी टू एंड इट बिकम्स अ बिजनेस प्रॉब्लम कि यार फिर सभी लोग आपकी चीज कर रहे हैं। सो वो जो एक होता है वो एक अच्छे क्रिएटिव पर्सन की निशानी है, वो बहुत अच्छी तरह बैलेंस करना जानता है। उसे पता होता है कि नहीं यार ये चीज मैं अपने तक रख सकता हूँ और उसका ये पार्ट मैं लोगों से शेयर कर सकता हूँ, और वो आना बहुत जरूरी है। जो मैंने देखा है क्रिएटिव में काफी लोग हैं जो मीडियोकर रह जाते हैं बहुत ही या मे बी 10-10 साल तक ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं, छोटे से बस प्रोजेक्ट्स लेके बैठे हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, या तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं अपने आइडिया के बारे में, या बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं अपने आइडिया के बारे में, सबसे आके शेयर कर रहे हैं वो चीज। सो आई थिंक वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि आप कितना पार्ट शेयर करना चाहते हो और कितना नहीं करना चाहते। अब उसे लीगली आप अपने आइडिया को कैसे सेफगार्ड करते हो, आई थिंक वो जतिन भाई ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि वो कैसे सेफगार्ड कर पाते हैं। बट जब मुझे लगता है कि 20-25 साल के फ्रीलांसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो इंडिविजुअली काम करते हैं, उनके लिए if I was there and I had to choose between idea versus more work, I would have definitely let the idea go, because ठीक है आइडियाज हमेशा आपको नए आ सकते हैं, मगर काम आपको एक ही बार मिलता है या 2 ही बार मिलता है। अगर आप उसको भी पहले से जाने दोगे तो फिर आगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपसे इतना ही सीखे। May I interrupt, जैसे Kuldeep ji? प्लीज In the interest of time, maybe open this up for a question answer session for the audience, because Right. I see we can industry people who are joined, and I think they may have something. Let's hear something from them. So I'm just running through the names, and I can see RJ Megha. RJ Megha, can you hear us? Can you please help us? Hello? Yes, you are absolutely audible and enjoying the session. I think great lineup and amazing work being done by your team. Jatin Bhai and Gopi Ben. Amazing. And how do you think the series, we are coming up with a series which has a lot of sessions today and tomorrow. So I'm sure Rhythm has set the ball rolling, and we should be having people with different perspectives coming across through the day. So anything that you have to say on that? That's what I think. The lineup that you've created is amazing. So the people you've chosen, one being a stage artist, other being a stand-up comic, Rhythm, being a part of a founder of the project, which is all about IP, and again Shamal Somil and Aarti Ben. So I think it's a great lineup and a beautiful job done by your team, Jatin Bhai and Gopi. Amazing. And even Kuldeep Bhai is doing a great job at doing a lot of homework around the content that you are presenting, keeping in mind the right kind of target audience. So I think a great job done. More power. Anybody else who wishes to see? Maybe I can see a raise of hand, and maybe we can look at them, please. Not many people are visible through the audio. Anybody from the? I Yes, think they can Pratik. also ask in the chat. Yes. Yeah, Pratik. Yes. You may proceed. Rhythm sir, how are you? I am good. Pratik Chaudhary. Sir, I have a question for you that in your experience, I mean, throughout your journey from being a producer and now enterprising, by leading a big house like this on such a large scale, can you please share with us that around you, I mean, so many artists through whom you must have come across so many artists in so many times. So how many creative peoples are professionally, managing their rights
as far as IP or other their legal rights are concerned for their creative content. Right. So what do you think? How much awareness is there amongst creative people? I think 1 in 20 is the Oh my ratio. God. Less than Yes. 5% people so I'll say most of the people are not aware about it. Rather than being unable to manage, I think most of them are not even aware about what are their rights. How should they be, especially using them. तो बहुत ही दूर की बात हो गई. I think the first challenge is going to be making them aware about how should they be dealing in a transaction, even if it's a free transaction. So if they are supplying any kind of creative input to someone, it should be professionally dealt with. I think what is happening right now is, especially in a country like what we usually do is that we build trust very fast. So we usually take up the phone, call someone, and that's where the work is done. I see a lot of digital agencies working for clients without an agreement in place, which is again challenging. A lot of, I get a lot of voiceovers done, and I see artists never raising the idea of having an agreement in place. So there is no waiver that they make me sign to use their voice. Even with the leading artists who come at India Film Project, one of the things that I've seen is that a lot of time we click their pictures when they are at the festival, and we use those pictures across on Instagram for press purpose, for advertising purposes next year. I haven't, at least since last 2 years, what we have done is we have started making them sign a waiver. But before that, we were not even aware about it. So we never bothered to even make them sign a waiver for using their photograph, and they never had a problem. So मतलब आप last year में फेस्टिवल में आया, मैं उसका आपका फोटो यूज करूंगा, बट मैं अगर उसको प्रमोशन के लिए यूज कर रहा हूँ, so I should have a document saying that okay, I have the right to use Ayushmann Khurrana's photo for promoting, for using it on my hoarding. So उस लेवल पे भी I think awareness is last 2 साल में वो 5% lower. Let me give something in return. There should be something signed before I make a transaction with someone. So और फोटो यूज करना is a big thing यार. आप किसी का फोटो अगर यूज करते हो तो that's a problem if even being a Bollywood star you are not getting things signed. So I think वो awareness is now peeping inside in a smaller manner. So there is a long way to go. I mean, as definitely you said, long 1 way out to of go. 20. Yeah. Yes, I think one thing I've noticed is whenever I've worked with organizations internationally, I'll not say all the countries, but specifically say US-based organizations. The first thing they do is they speak to you on an email or phone call, and the next thing they'll do is they'll send you an agreement. And the agreement is self-explanatory. आप वो agreement पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि exactly ये मेरे साथ क्या करना चाहता है. आपको अगर उसका नहीं काम करना, तो आप उसको agreement पे sign करके भेजो ही. So वो जो एक हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हम सीधा brief page के काम चालू करवा देते हैं. And हमारे साथ बहुत होता है because along with IFP we are also a digital agency. So we work a lot with brands. जहाँ पे brands मेरे को उनके brief भेजते हैं campaign का जो 2 महीने बाद आने वाला है. कोई ना NDA साइन करवाया है, कुछ नहीं, सीधा एक ब्रीफ भेज दिया कि ये हमारा ब्रीफ है, हमारी एक नई कार आ रही है, ये कार की टैगलाइन है, आप इस पे काम करो. अब वो सब कुछ इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि ठीक है, मेरे को पता है मेरी टीम उसको लीक नहीं करेगी कहीं जाके आगे, बट आइडियली आपको एक मेरे साथ अग्रीमेंट साइन करना चाहिए. सेंडिंग अ ब्रीफ. मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, आप तो बहुत बड़ी कंपनी हो, आपको तो कुछ नहीं होगा, आपके पास तो लॉयर्स है. मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा अगर कल को कुछ भी लीक हुआ तो आप सीधा मेरे पास आओगे. एंड दूसरी साइड मुझे काम भी नहीं जाने देना है, तो मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि भाई तो अग्रीमेंट भेज, लीगल प्रोसेस पहले 15 दिन करते हैं, फिर तू मुझे ब्रीफ भेज. तो वो ट्रेड ऑफ है ना, वो भी आई थिंक वो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा जहाँ धीरे धीरे हम रियलाइज करेंगे कि नहीं, पहले पेपर साइन करवा लो, उसके साथ आप भले ऑनलाइन साइन करवा लो. आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल जहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं. आप एक रिटन टेस्टामेंट होना चाहिए कि ओके दिस इज नाउ गोइंग अहेड in black and white. Thank you, Shiksha. Thank you, Pratik, and thank you, Rhythm, for answering that. And Rajiv Pal have a question. Yes. Yeah. So, raise of hands. I think for Gunjan, do you have a question? Okay, Gunjan, you need to be unmuted. One second. Hello everyone. Hello Rhythm sir. Hi Gunjan. Hi. Thank you so much for a wonderful session.
I have a question in regard to online digital piracy. Right. So you were talking about how big companies these days actually want everything to go viral. Right. But on the other hand, we also have the problem of online digital piracy that is rampant in the Indian film and entertainment industry. Right. So is it now the time that either we broaden the scope of copyright law to probably just do away with the criteria of originality and bring up something which is more uh, encompassive in terms that it wouldn't provide for suing for infringement, or should we make certain amendments in the copyright law keeping in mind the interest of both the creators as well as the users? Right. So I think our entire copyright law still talks about films and television. It doesn't consider digital so specifically into things, and that's where the entire problem arises, because we got tamed to downloading songs illegally. सो जब तक वो कैसेट से गाना.com तक स्विच हुआ, वो बीच में 5-6 साल हमारे को म्यूजिक सिर्फ songs.pk से मिलता था, तो सब लोग वहीं से डाउनलोड करके चलाते थे, and that's how people got habituated to things. Now a lot of things are in place, but people have already got habituated to watching pirated DVDs. People have got habituated to watching things for free right now. And वो जो एक behavior shift है, जहाँ again we want them to pay for certain thing, and that too in digital, जहाँ पे digital is always perceived as something which is free. Especially YouTube wants it to be free. So to get people to pay for it, it's not going to happen for 80% of the audiences. For 20% people in India, I think आप कर पाओगे. 80% लोगों के लिए free is going to be the only option. And in fact, I was telling Kuldeep yesterday, WhatsApp और Facebook और ये सब तो पुराना हो गया. आजकल सबसे ज़्यादा piracy is happening on Telegram, and people are downloading Telegram just for sharing entire movies. उस पे पूरी आप फिल्म फॉरवर्ड कर सकते हो एक दूसरे को, which is like crazy. मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि एक मैसेज में फिल्म जाएगी, लिंक भी नहीं, वो पूरा फिल्म चला जाता है अंदर. So I think it's time to liberalize the laws about originality. Focus more on laws wherein you can maybe keep a tab on distribution. But जो हमारा entire idea है originality का, वो धीरे धीरे corporates खुद ही मार देंगे, because originality की वजह से it's also hampering them to a larger extent. So अभी जो मैं आपको बता रहा था कि say for example a corporate like T-Series, उनका song becomes viral when people sing a lot of covers on a song. तो आप अगर भी song Google करोगे ना, तो इसमें YouTube पे सर्च करोगे तो T सीरीज था, उसके बाद अगले 10 पेज आएंगे उस सॉन्ग के कवर के, एंड T सीरीज उन कवर से जाके कभी कुछ रेज नहीं करेगा, इवन दो इट्स कंप्लीटली वायलेशन, बिकॉज़ आपने सेम लिरिक्स सेम ट्यून उठा के एक सॉन्ग बना दिया है. बट कंपनीज वुड नॉट वांट टू डू दैट बिकॉज़ इट्स गोइंग टू हैम्पर देम इन द डिजिटल स्पेस. हाँ, अगर कोई टीवी चैनल उसको चला देगी ना, तो डेफिनेटली वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. बट एंड दूसरा एक जो आप बोल रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे ट्रैकेबिलिटी कुछ नहीं है. सो हमारे साथ ये होता है कि हमारी शॉर्ट फिल्म लोग डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं. अब ना मैं उसके व्यूज गिन सकता हूँ, ना मैं उसके ओरिजिनल सेंडर को ढूंढ सकता हूँ कभी. सो देयर इज नो ट्रेसेबिलिटी एट ऑल, और आपको ये भी नहीं पता कि वो कंपनी खुद कर रही है या कोई डाउनलोड करके वो चीज भेज रहा है. So I think what we'll have to do is and this will happen over next 5 years, is that either government will have to change the copyright laws and make it less stringent, or people will just take them more for granted and just use them as much as possible, and that's what is happening right now. जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, ये वही पॉपुलर डायलॉग्स यूज के, यही पॉपुलर सॉन्ग्स यूज करके, वही पॉपुलर कैरेक्टर्स यूज करके इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं. बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जो लोग ओरिजिनल कुछ बना रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फिल्म्स के कोई रेप्लिका लेके आते हैं या कॉपी करते हैं, और यही फिल्म आर्टिस्ट इन्हीं यूट्यूबर्स के पास जाते हैं फिल्म प्रमोशन के लिए भी. सो मतलब मैंने आपके ही डायलॉग्स कॉपी करके, मैंने आपके ही सॉन्ग्स कॉपी करके खुद बड़ा इन्फ्लुएंसर बेस बनाया, और फिर आपको मेरी जरूरत पड़ती है आपको प्रमोट करने के लिए. सो वो जो ट्रेड ऑफ है दोनों के बीच में, आई थिंक दैट विल टेक अ couple of years when the corporates will realize कि हम तो सिर्फ 20 हैं, मगर ये क्रिएटर्स 20 लाख हैं, तो हम ये 20 लाख को कंट्रोल करने से अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ देंगे यहाँ पे आपके. Right, thank you. And I think we'll take the last question. We are shooting up on the time. Yes. Somebody called
Preena had a question. Preena, do you want to pose your question? Yes, thank you so much. Hi, Ritam. How Preena, are you? Hi, you're Krina. unmuted. Yeah, please go ahead. Yeah. Right. So it has been very insightful in a way, and also just to let you and all of you know that I am active as actor and anchor also. I host live shows, events, everything, and also side by side I also act in TV commercials and Gujarati films. Right. So the question for you is how you think the acting field will survive after or during this pandemic? In terms of when you are so much active in short films and everything, and this is the time, we are being virtually active. So Right. virtual world mein, what do you think actor will survive? So, virtual world ka, I'll answer you two different things. One is, of course, this is the best time for an actor to upgrade their skills, watch a lot of content, see Correct. what are the kind of characters you want, make a list out of your favorite characters and things that you liked about them. So it's a good time to upgrade and polish your skills, definitely, and that is happening. I see a lot of my friends whom I follow on Instagram who are actors using this time to connect with their fans, make 1 minute Correct. short videos and send it across, put it across on their social media, and use it to learn something new every day in terms of acting, in terms of skills. The second thing is it's also the time to be innovative. So specifically, I just 2 days back I saw an online play जहाँ पे there were 7 actors sitting from their home and enacting the play together. I don't know how many of you have heard about it. I think Roshan Abbas, he did this entire play. He was also one of the actors in it, and he directed it as well. Uh, and this play, so they charged a ticket of 600 rupees. So you had to pay 600 rupees, get on a Zoom call, and watch it live. Now, this is the kind of innovation that is also needed, because what will happen eventually is अभी नहीं तो आज से 5 साल are bored of traffic and dead of traffic. They'll also look for such options जहाँ पे online they can get entertained and maybe not just watch films. So they look for storytelling and plays and live music sessions that might happen. And something like this is going to be big enough. So say for example, if you are an actor and you have a couple of other actors whom you know as well, probably even if you have something which could be a 5 minute script, maybe a short film, can you enact it live for people? Can you record it over a Zoom call or a Skype call and edit it and do it and release it, something like this? So I think this is the time to try and innovate and see if certain things like this are going to work, if they're going to also catch hold attention of the audiences. One of the bigger things that will happen in the post lockdown world is that a lot of people are using this time to upgrade their skills, right? I know a lot of my friends who are designers who are trying to become better designers now. A lot of my musician friends who are trying to collaborate and become better musicians. So one of the bigger challenges is that the standards will go up drastically, because a lot of people will become better and come out of this entire thing because they've got good 2 months to work on their skills in themselves. So the standards will go up, and to keep up with those standards, to be in the competition, you'll have to use this time to be more skillful, more innovative in newer things, be more flexible about how you have been taking your field right now. Correct. So in fact, my wife Megha, she hosted a wedding 3 days back online, Yeah. and it was a wedding that she hosted on a Zoom call. Now, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि a country like India can have a wedding that can be hosted online. उसने पूरी एक संगीत संध्या host की जहाँ पे people were performing from their own home in front of their laptop, और एक के बाद एक performances थे. So I think that innovation is coming up, and because I saw her prepare for it, because she was quite panicky about कि ये कैसे होगा. Because the thing is that How will when I- you are live in front of the audience, it is easy to get their attention. But when you are not, you are virtually connected with them. So it is little difficult to get their attention, make them energetic, and involved enough in the activity. So I wonder how did she manage it? I mean, I don't know if she can answer this right now or maybe later. I'm sorry, Reena, in the interest of time. Right. I understand. Yeah. So I would like to thank all the participants who have taken their time out to be here today. And Ritam, thank you so much for answering all the questions.
And Kuldeep ji, I'm sure you did your part by asking the right questions to Rhythm. So thanks to Kuldeep, thanks to Rhythm.